नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से जो अपना टॉपिक चल रहा है वो यहाँ पे कोशिका यानी सेल चल रही है। और दोस्तों, कल कोई काम होने की वजह से बीच में अपन को क्लास को छोड़ना पड़ा। तो अपना जो कल का टॉपिक चल रहा था वो कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म चल रहा है। और कोशिका द्रव्य के अंदर पहला अपन ने जो पॉइंट निकाल के पढ़ा था वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका पढ़ लिया था। अब कोशिका द्रव्य का दूसरा अंग कौन सा पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ेंगे अपन यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये अपन ने कोशिका बना ली थी। मान लो ये कोशिका है, ये कोशिका है और ये कोशिका के बीच में केंद्रक है और ये इसके अंदर जो क्या भरा हुआ है तो ये मान लो दोस्तों इसके अंदर कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। और कोशिका द्रव्य में अपन ने अंतःप्रद्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, तारकाय, गोल्जी कोई, लाइसोसोम, ये सब इसके अंदर ही आते हैं। और फिर अपने को यहाँ पे केंद्रक अंदर के अंदर पढ़ेंगे। तो कोशिका के अपन ने 3 भाग बनाए थे दोस्तों, एक कोशिका भित्ति, दूसरा कोशिका द्रव्य और तीसरा केंद्रक। यानी कोशिका को अपन ने 3 भागों में बांट के पढ़ रहे हैं। तो कोशिका भित्ति अपन ने पढ़ ली थी, अब कोशिका द्रव्य पढ़ रहे हैं। तो कोशिका द्रव्य के अंदर पहला पदार्थ अपन ने निकाल के पढ़ लिया था जिसका नाम था अंतःप्रद्रव्य जालिका। अब निकाल के पढ़ेंगे अपन दूसरा अंग जिसे अपन माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले एक बार क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दिया। आप जितने भी अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, उन पे एक बार क्लास को जरूर शेयर कर दे दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ पे मैं सीधा सीधा आपको बता दूं कि प्रतिदिन अपन यहाँ पे थ्योरी की क्लास ले रहे हैं, साथ में शाम को MCQ की क्लास ले रहे हैं। अगर आप डेली दोनों क्लासों को अटेंड करते हैं और विस्तृत नोट्स बना लेते हैं तो फिजिकल एजुकेशन का जो सेकंड पेपर है 130 नंबर का वो आपको इससे एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, सिवाय करंट अफेयर्स के, और वो भी करंट अफेयर्स अपन MCQs में कवर कर लेंगे। तो आसानी से आप 100+ क्वेश्चंस के आधार पर अपन इसको कवर करेंगे। और थर्ड ग्रेड 2022 में देखा था, यहाँ से 100+ क्वेश्चन अपन ने कवर कर लिए थे, वो भी एज इट इज आपको ऑप्शंस के आधार पर ही मिले थे। तो आप चैनल के साथ बने रहे और अपनी तैयारी को मजबूत बना दिए। बहुत कम समय बचा है दोस्तों आपके पास, तो अब बिल्कुल आप एकाग्रचित होकर सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखिए और प्रतिदिन आप क्लास को बार बार रिपीट करते रहिए। पिछली क्लासों को भी बार बार रिपीट करते रहिए दोस्तों, क्योंकि जो अपने बहुत से दोस्तों की डिमांड थी कि सर आप इसको टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बनाकर चैनल पर डाल दिए, तो चैनल पर अपन ने प्लेलिस्ट बना कर डाल दिए। तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट के माध्यम से प्रत्येक क्लास आज तक की आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के जो आप कोशिका द्रव्य में दूसरा जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, अपन मेन तो क्या पढ़ रहे हैं, कोशिका द्रव्य पढ़ रहे हैं। कोशिका द्रव्य जिसे अपन साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, लेकिन इसमें से अब जो अंग पढ़ रहे हैं वो अंग दूसरा क्या नाम आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि पहला अपन ने अंतःप्रद्रव्य जालिका पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे अपन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे अपन दूसरा नाम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इसे अपन बायोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं, बायोब्लास्ट, या फिर इसे अपन पावर हाउस के भी नाम से जानते हैं, पावर हाउस, पावर हाउस। ध्यान रखना दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया, बायोब्लास्ट या फिर पावर हाउस। और हिंदी में अपन इसे बोलते हैं सूत्रकणिका। ध्यान रखना है, हिंदी में अपन इसे क्या बोलते हैं, सूत्रकणिका। ध्यान रखना दोस्तों, अपन क्या पढ़ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे अपन बायोब्लास्ट भी कहते हैं, पावर हाउस भी कहते हैं कोशिका का, और ये इसे हिंदी में सूत्रकणिका के नाम से जानते हैं। अपने को नाम याद रखना है। देखिए दोस्तों, अब इसके अंदर पहला सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आएगी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि इसकी खोज किसने की थी। तो सबसे पहले इसकी खोज रिचर्ड अल्टमैन ने की थी। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे रिचर्ड अल्टमैन ने इसकी खोज 1890 यानी 1890 में रिचर्ड अल्टमैन ने कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे खोजकर्ता। खोजकर्ता, खोजकर्ता कौन रहेगा दोस्तों, इसके खोजकर्ता रहेंगे इसके रिचर्ड अल्टमैन। रिचर्ड अल्टमैन कब की थी दोस्तों, वो भी याद रखना है। तो रिचर्ड अल्टमैन ने 1890 के अंदर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। आगे देखें दोस्तों, अब दोस्तों रिचर्ड अल्टमैन ने इसकी खोज की थी, उस समय इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था, इसका नाम था बायोप्लास्ट। तो रिचर्ड अल्टमैन ने इसे मानव का बायोप्लास्ट का, बायोप्लास्ट
बायोप्लास्ट कहा। ये अपने को ध्यान रखना है, मानव को बायोप्लास्ट कहा। लेकिन इसका नामकरण किसने किया? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि सबसे पहले उसका नाम क्या था? शुरू में बायोप्लास्ट था, लेकिन इसका नामकरण यानी माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? तो नामकरण किया कार्ल बेंडा। ध्यान रखना है दोस्तों, कार्ल बेंडा कब किया? तो 1898 यानी 1898 में कार्ल बेंडा ने इसका नामकरण क्या कर दिया? माइटोकॉन्ड्रिया कर दिया। अब दोस्तों आगे पॉइंट देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट रहने वाला है कि ये कोशिका के अंदर क्या करता है? भोजन की ऊर्जा को संग्रह कर लेता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसके रूप में? एटीपी के रूप में। इसलिए इसे कोशिका का क्या कहते हैं? स्टोरेज बैटरी के नाम से जानते हैं। स्टोर कर लेता है, ध्यान रखना है। यह कोशिका के अंदर भोजन की ऊर्जा को किसमें? एटीपी के रूप में संग्रह करता है। ध्यान रखना है दोस्तों, यह कोशिका के अंदर भोजन की ऊर्जा को एटीपी के रूप में संग्रह कर लेता है, इसलिए इसे कोशिका की स्टोरेज बैटरी कहते हैं। इसलिए इसे कोशिका की स्टोरेज बैटरी कहते हैं। और जब वापस कोशिका को ऊर्जा की जरूरत पड़ती है तो एटीपी के अणुओं को तोड़कर वापस कोशिका को ऊर्जा देता है, तो इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस, क्योंकि वापस जरूरत पड़ेगी तो ऊर्जा देने के लिए कौन कार्य करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसलिए इस कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, कोशिका को पुनः ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, पावर हाउस भी कहते हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, वापस कोशिका को ऊर्जा दे रहा है, इसलिए पावर हाउस कहते हैं। और ये कोशिका के अंदर क्या करता है? श्वसन का कार्य करता है। इंपॉर्टेंट बात ये भी रहेगी कि कोशिका के अंदर श्वसन का कार्य कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। आगे बात देखिए दोस्तों, अगली पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में श्वसन यानी रेस्पिरेटरी श्वसन का कार्य करता है। साथ ही में दोस्तों जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका खुद का स्वयं का डीएनए भी होता है, वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्वयं का डीएनए होता है। दोस्तों कोशिका के अंदर डीएनए दो ही चीज़ों के पास होता है, दो अंगों के पास, एक केंद्र के पास और एक केंद्र के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है डीएनए। साथ ही में दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का आकार, तो माइटोकॉन्ड्रिया का आकार 0.5 से 10 माइक्रोमीटर होता है। ध्यान रखना है, ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। इसका आकार 0.5 से 10 माइक्रोमीटर। ध्यान रखना है दोस्तों, 10 माइक्रोमीटर, जिसे अपन 10 माइक्रोमीटर होता है। देखिए दोस्तों अपन ने यहाँ पे
माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित सभी फैक्ट देख लिए। यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न आपको मिल जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अगर पूछता है तो प्रश्न आपको इस स्लाइड से मिल जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो अपन ने क्या क्या देखा है दोस्तों, अपन ने देख लिया सबसे पहले कि माइटोकॉन्ड्रिया जिसे अपन बायोप्लास्ट, पावर हाउस या हिंदी में इसे सूत्रकणिका के नाम से जानते हैं, खोजकर्ता रिचर्ड अल्टमैन। ध्यान रखना है दोस्तों, खोजकर्ता कौन है, रिचर्ड अल्टमैन है 1890 में। लेकिन रिचर्ड अल्टमैन ने इसका नाम क्या दिया था, उस समय बायोप्लास्ट नाम दिया था। बाद में इसका नामकरण किसने किया, तो नामकरण ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे कार्ल बेंडा ने इसका नामकरण 1898 में किया। दूसरी बात, यह कोशिका के अंदर भोजन की ऊर्जा को किस रूप में, एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, एटीपी की, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसलिए इसे कोशिका का, अगर ऊर्जा को संग्रह कर रहा है तो इसलिए ये कोशिका का क्या कहते हैं, इसे स्टोरेज बैटरी कहते हैं। ध्यान रखना, स्टोरेज बैटरी माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और कोशिका को जब पुनः ऊर्जा, दोबारा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है तो वापस देता है, और वापस देता है तो इसलिए इसे कोशिका का क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका में श्वसन का कार्य करता है, इंपॉर्टेंट। श्वसन का कार्य कौन करता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और आगे देखिए दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया का स्वयं का क्या होता है, तो स्वयं का डीएनए होता है। इंपॉर्टेंट बात यही रहेगी यहाँ पे कि ये स्वयं का डीएनए, और इसका आकार 0.5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर, ध्यान रखना है दोस्तों, 0.5 से 10 माइक्रोमीटर होता है। तो आशा और उम्मीद करता हूँ दोस्तों, दूसरा कोशिका द्रव्य में दूसरा अंग, पहला अंग अपन ने अंतःप्रदेवी जालिका पढ़ लिया, दूसरा अंग माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है, तो समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपन अगला अंग पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य का, गोल्जी कोई। चलिए दोस्तों, अब अपना अगला पॉइंट आता है कोशिका द्रव्य में, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे गोल्जी कोई, जिसे अपन गोल्जी बॉडी के नाम से, गोल्जी यंत्र के नाम से जानते हैं। तो अगला तीसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, वो रहने वाला है गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडीज। देखिए दोस्तों, गोल्जी बॉडी जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं गोल्जी यंत्र के नाम से भी जानते हैं, गोल्जी यंत्र। अब देखिए दोस्तों, गोल्जी यंत्र, इसकी खोज किसने की थी, सबसे पहले तो खोज अपने को ध्यान रखना है। तो इसकी खोज 1897 में इटली के एक न्यूरोलॉजिस्ट यानी तंत्र के वैज्ञानिक है, न्यूरोलॉजिस्ट, जिसका नाम रहेगा कैमिलो गोल्जी। तो इसकी खोज किसने की, कैमिलो गोल्जी ने की। दूसरी बात, ये कोशिका के अंदर क्या करता है, तो कोशिका के अंदर ये पदार्थों को लाने और ले जाने का कार्य करता है, यानी ट्रांसपोर्ट मैनेजर का कार्य करता है। साथ ही में जो कोशिका के अंदर प्रोटीन होती है, इस प्रोटीन को अपने ऊपर लपेट कर, गोल्जी कोई अपने ऊपर लपेट कर क्या करता है, कोशिका भित्ति तक छोड़ कर आता है, तो लपेटता है। इसका मतलब क्या कर रहा है, पैकेजिंग का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है, पैकेजिंग का कार्य कर रहा है। तो ये पैकेजिंग का, इसे कोशिका की पैकेजिंग सेंटर भी कहते हैं। अपने को ये फैक्ट याद रखना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन लिखेंगे इसके बारे में, खोजकर्ता। खोजकर्ता कौन है इसके, तो खोजकर्ता रहेंगे दोस्तों इटली के न्यूरोलॉजिस्ट यानी तंत्र के वैज्ञानिक, इटली के न्यूरोलॉजिस्ट इटली के न्यूरोलॉजिस्ट कैमिलो गोल्जी ने की। क्या नाम है, कैमिलो गोल्जी ने की। कब की, 1897 में। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे इटली के न्यूरोलॉजिस्ट है, तंत्र के वैज्ञानिक है, जिसने खोज की थी, कैमिलो गोल्जी ने 1897 में की। ये अपने को फैक्ट याद रखना है। आगे अगला फैक्ट कौन सा रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है, ये कोशिका के अंदर क्या करता है, गोल्जी कोई, तो कोशिका के अंदर पदार्थों को लाने ले जाने का कार्य करता है। इसलिए इसे कोशिका का ट्रांसपोर्ट मैनेजर के नाम से, ये यातायात प्रबंधक के नाम से जानते हैं। ये है कोशिका के अंदर पदार्थों को लाने ले जाने का कार्य करता है
कार्य करता है, इसलिए इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक या ट्रांसपोर्ट मैनेजर कहते हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे यातायात प्रबंधक या इसे ट्रांसपोर्ट मैनेजर के नाम से जानते हैं। अगली बात कौन सी आएगी, ये कोशिका के अंदर प्रोटीन है, उसको स्वयं के ऊपर लपेट लेता है और कोशिका भित्ति यानी दीवार तक छोड़ के जाता है, तो इसलिए कोशिका का पैकेजिंग सेंटर कहते हैं। यह है कोशिका की प्रोटीन को अपने ऊपर लपेटकर कोशिका भित्ति जिसे अपन सेल वॉल के नाम से जानते हैं, कोशिका भित्ति तक छोड़कर जाता है, इसलिए इसे कोशिका का क्या कहते हैं, पैकेजिंग सेंटर कहते हैं। पैकेजिंग सेंटर यानी पैकेजिंग सेंटर कहते हैं। याद रखना दोस्तों, ये अपने को यहाँ पे गोल्जी से संबंधित फैक्ट याद रखना है। गोल्जी बॉडी कहते हैं इसको, सबसे पहले गोल्जी यंत्र भी कहते हैं। खोजकर्ता कौन रहेगा, तो इटली के ध्यान रखना, न्यूरोलॉजिस्ट है जिसका नाम क्या है, कैमिलो गोल्जी। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, कैमिलो गोल्जी। और ये कोशिका के अंदर क्या करता है, पदार्थों को लाने ले जाने का कार्य करता है, और लाने ले जाने का कार्य करेगा, इसलिए इसे कोशिका का क्या कहेंगे, यातायात प्रबंधक या फिर इसे ट्रांसपोर्ट मैनेजर के नाम से जानते हैं। आगे क्या करेगा, ये कोशिका की प्रोटीन है, इस प्रोटीन को अपने ऊपर लपेट कर, ध्यान रखना है, कोशिका भित्ति तक छोड़कर जाता है, इसलिए इसे कोशिका का क्या कहते हैं, पैकेजिंग सेंटर या फिर इसे पैकेजिंग सेंटर कहते हैं। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है दोस्तों। यह अपन ने दूसरा अंग कोशिका का, तीसरा अंग पहला अपन ने अंतःप्रदेवी जालिका, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया और तीसरा अपन ने गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी यंत्र पढ़ लिया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार दोस्तों, और क्लास को भी शेयर करते रहिए। फिर आगे अपन अगला फैक्ट देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अगला फैक्ट देखेंगे अपन। चलिए दोस्तों, अब अपना जो चौथा अंग आता है कोशिका द्रव्य के अंदर, वो चौथा अंग रहेगा दोस्तों यहाँ पे राइबोसोम। ध्यान रखना है दोस्तों, राइबोसोम यानी राइबोसोम। अब देखिए दोस्तों, राइबोसोम क्या होता है। तो दोस्तों राइबोसोम कोशिका के अंदर क्या करता है, कोशिका द्रव्य के अंदर ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। दूसरी बात, यानी प्रोटीन को बनाता है, उसको इकट्ठा करता है, तो इसलिए इस राइबोसोम को प्रोटीन के क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। दूसरी बात, कोशिका के जो राइबोसोम है, इसकी खोज किसने की, तो 1950 में रोम के एक कोशिका वैज्ञानिक है जिसका नाम है जॉर्ज एमिल पेलेडे, उसके द्वारा इसकी खोज की गई। ध्यान रखना है, इसलिए जो जॉर्ज एमिल पेलेडे है, इसको 1974 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। वो अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन राइबोसोम और राइबोसोम की अपन सबसे पहले देखते हैं खोजकर्ता रहेंगे दोस्तों यहाँ पे रोम के कोशिका जीव वैज्ञानिक जिसका नाम क्या है, जॉर्ज एमिल पेलेडे। रोम के कोशिका जीव वैज्ञानिक जॉर्ज एमिल पेलेडे ने 1950 में की थी। ध्यान रखना है, यानी
खोजकर्ता रोम के कोशिका जीव वैज्ञानिक जिसका नाम है जॉर्ज एमिल पेलेडे, इसने 1950 में की थी, इसलिए पेलेडे को क्या दिया गया, 1974 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसलिए पेलेडे कौन है, वैज्ञानिक है। पेलेडे को 1974 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, अब राइबोसोम है, ये क्या करता है, तो राइबोसोम सबसे पहले मैंने अंतःप्रद्रवी जालिका पढ़ाई थी, उसमें बताया था चिकनी और खुरदरी। जो खुरदरी होती है उसके ऊपर क्या पाया जाता है, राइबोसोम। तो कोशिका के अंदर राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। राइबोसोम कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट्री कहते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, राइबोसोम का निर्माण किससे होता है, तो 50% तो आरएनए होता है, 50% प्रोटीन होता है, इन दोनों से मिलकर होता है। निर्माण देखिए दोस्तों, राइबोसोम का निर्माण रहेगा दोस्तों 50%, तो इसमें क्या पाया जाता है, आरएनए, और 50% इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, यहाँ पे 50% और 50% पाया जाता है इसमें प्रोटीन। इन दोनों से इसका निर्माण होता है, यानी राइबोसोम का निर्माण 50% आरएनए और 50% प्रोटीन होता है। दोस्तों जो राइबोसोम में जो प्रोटीन मिलता है और आरएनए मिलता है, तो आरएनए क्या काम करता है, आरएनए सूचनाओं को आदान प्रदान करता है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, कोशिका का पोस्टमैन कहते हैं। किसको, आरएनए को। आगे देखिए दोस्तों, आरएनए को कोशिका का पोस्टमैन, ध्यान रखना है दोस्तों, पोस्टमैन कहते हैं। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। अब देखिए दोस्तों, आरएनए से संबंधित अपन ने क्या क्या देख लिया। तो आरएनए जिसे अपन राइबोसोम कहते हैं, खोजकर्ता रोम के कोशिका जीव वैज्ञानिक जिसका नाम क्या है, जॉर्ज एमिल पेलेडे। ध्यान रखना है दोस्तों, जॉर्ज एमिल पेलेडे ने इसकी खोज की थी। कब की थी, 1950 में। इसलिए पेलेडे को 1974 में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसकी खोज के लिए, राइबोसोम की खोज के लिए। राइबोसोम कोशिका के अंदर क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण यानी इकट्ठा करता है, इसलिए राइबोसोम को अपन क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। इंपॉर्टेंट याद रखना है दोस्तों। आगे इसका निर्माण, राइबोसोम का निर्माण किससे होता है, तो 50% इसमें आरएनए होता है और 50% इसमें प्रोटीन होता है, इन दोनों से मिलकर होता है। लेकिन आरएनए क्या काम करता है, तो ये कोशिका के अंदर पोस्टमैन यानी सूचनाओं को आदान प्रदान करता है, इसलिए कोशिका का पोस्टमैन भी कहलाता है। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना। साथ ही में दोस्तों, आरएनए दो प्रकार के होते हैं, एक 70S और एक 80S, लेकिन ये किस में पाया जाता है, मनुष्य के अंदर 80S पाया जाता है। अगली बात, एक पॉइंट और लिख लीजिए दोस्तों यहाँ पे, आरएनए दो प्रकार का होता है, एक होता है 70S, दूसरा होता है 80S, यानी एक 70S और दूसरा 80S। जो 80S होता है दोस्तों, यह मनुष्य में पाया जाता है, यह मानव में पाया जाता है। तो दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन इससे आगे के बारे में पढ़ते हैं। राइबोसोम से आगे एक बार कोशिका द्रव्य में अगला पॉइंट रहेगा वो लाइसोसोम रहेगा। दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब अगला जो अपना 5वां पॉइंट आता है कोशिका द्रव्य में, वो आएगा दोस्तों यहाँ पे लाइसोसोम। लाइसोसोम जिसे अपन लाइसोसोम कहते हैं।
अब देखिए दोस्तों, लाइसोसोम क्या होता है। लाइसोसोम ये कोशिका के अंदर दोस्तों अंत उपकरण, पाचन उपकरण कहलाता है, यानी कोशिका के अंदर भी पचाने का कार्य करता है किसी भी चीज़ को, तो वो लाइसोसोम यानी कोशिका का अंत पाचन उपकरण लाइसोसोम को कहते हैं। दूसरी बात, ये कोशिका की आत्मघाती थैली कहलाती है, क्योंकि कोशिका के अंदर कोई बैक्टीरिया घुस जाता है तो उसको खाता कौन है, लाइसोसोम, इसलिए ये तो कहलाए पाचन उपकरण। लेकिन फिर भी अगर बैक्टीरिया नहीं मरता है तो जो लाइसोसोम है अपनी झिल्ली फाड़ कर पूरी एंजाइम बाहर निकाल देता है और उसके अंदर वो खुद भी मर जाता है, तो इसलिए कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। दूसरी बात, इसे कोशिका का पुनर्निर्माण अंग भी कहते हैं, क्योंकि ये एक बार खत्म हो गया तो फिर दोबारा बनाएगा, लेकिन इसको बनाता कौन है, गोल्जी को, तो ये कोशिका का पुनर्निर्माण अंग भी कहलाता है कौन, लाइसोसोम। इसकी खोज किसने की थी, तो क्रिश्चियन डी डुबे के द्वारा की गई थी और इसका नामकरण नीवी कोट के द्वारा किया गया था। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखनी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपन देखते हैं इसका नाम, खोजकर्ता। तो खोज करता रहेगा दोस्तों इसका क्रिश्चियन डी डुब्बे, ध्यान रखना दुब्बे है दोस्तों यहाँ पे। क्रिश्चियन डी डुब्बे ने कब की थी, 1958 में। लेकिन इसका नामकरण किसने किया, तो नामकरण ध्यान रखना है दोस्तों, वो यहाँ पे नामकरण इसका यानी लाइसोसोम नाम किसने दिया है, तो वो नीवी कोट के द्वारा कोट ने दिया। अब देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट क्या निकल के आएगा, ये कोशिका के अंदर क्या करता है, बैक्टीरिया और जो अनेक प्रकार के जो आ जाते हैं एंजाइम, जो बैक्टीरिया वायरस, उनको पचाने का कार्य करता है। यह कोशिका के अंदर बैक्टीरिया वायरस आदि को खाने का कार्य करता है। इसलिए इसे कोशिका का अंत पाचन उपकरण कहते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, अंत पाचन उपकरण कहते हैं। अगर फिर भी बैक्टीरिया खा जाता है उनको, लेकिन फिर भी अगर नहीं मरते बैक्टीरिया, तो ये खुद की झिल्ली को फाड़ देता है और इसके अंदर 40 प्रकार के एंजाइम होते हैं, वो बाहर निकाल देता है ताकि सारा बैक्टीरिया खत्म हो जाए। तो इसलिए ये क्या करता है, आत्मघाती थैली भी कहलाता है। फिर भी बैक्टीरिया नहीं मरता है तो यह स्वयं की झिल्ली यानी मेम्ब्रेन, झिल्ली को फाड़कर 40 प्रकार के जल अपघटी यानी जल में घुलने वाले जल अपघटीय एंजाइम बाहर निकाल देता है। इस क्रिया में यह स्वयं भी नष्ट हो जाता है। इसलिए अपन इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, आत्मघाती थैली कहते हैं। अब इसके अंदर साथ ही में ये कोशिका का क्या कहलाता है, साथ ही में ये कोशिका का सफाई कर्मचारी, क्योंकि ये खुद की थैली को फाड़ कर एंजाइम निकाल के बैक्टीरिया को खत्म कर रहा है, तो ये कोशिका का क्या कहलाता है, सफाई कर्मचारी कहलाता है। यह कोशिका का
सफाई कर्मचारी कहलाता है। और जो 40 प्रकार के इसके अंदर एंजाइम है उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन सा होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बाहर निकाल देता है। इंपॉर्टेंट कौन सा रहेगा दोस्तों? ये है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, यानी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बाहर निकालता है। यानी इंपॉर्टेंट कौन सा रहेगा इसमें एंजाइम? हाइड्रोलाइटिक। और दोस्तों ये कोशिका का पुनर्निर्माण अंग कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट बात रखना है दोस्तों, आपको यहाँ पे नोट लगा के लिख लेनी है। यहाँ पे ये कोशिका का पुनर्निर्माण अंग कहलाता है। कौन पुनर्निर्माण अंग कौन कहलाएगा? लाइसोसोम, क्योंकि एक बार मर जाएगा वापस, लेकिन इसका निर्माण कौन करता है? तो पुनर्निर्माण, ध्यान रखना है दोस्तों, गोल्जी कोई के द्वारा किया जाता है। गोल्जी कोई, ये अपने को यहाँ पे अलग से पॉइंट याद रखना है। कोशिका का पुनर्निर्माण अंग है वो कौन सा कहलाता है? तो वो लाइसोसोम। और इसका निर्माण कौन करता है? दोबारा से गोल्जी कोई। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। लेकिन मैं एक बार आपको बता दूं, खोजकर्ता क्रिश्चियन डुबे 1958, नामकरण किया नीविकोट के द्वारा। और कोशिका के अंदर ये क्या करता है? बैक्टीरिया, वायरस आदि को खाने का कार्य करता है। इसलिए इसे कोशिका का अंतःपाचन उपकरण, ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट ये रहेगा, अंतःपाचन उपकरण कहते हैं। और ये बैक्टीरिया मारता है, स्वयं की झिल्ली को फाड़कर अब 40 प्रकार के, ध्यान रखना है, जल अपघट्य एंजाइम को बाहर निकाल देता है। और इस क्रिया में स्वयं भी नष्ट हो जाता है। इसलिए इसे कोशिका का क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली, यानी सुसाइडल बैग भी कहते हैं। और इसे कोशिका का सफाई कर्मचारी भी कहते हैं। क्यों? खुद को, अपने को ख़त्म करके ये क्या करता है? सभी को मार देता है। और ये इसमें जो इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन सा निकलता है? वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसके अंदर इंपॉर्टेंट होता है। 40 प्रकार के एंजाइमों में से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, जिसके कारण वो बैक्टीरिया को मारता है। और इंपॉर्टेंट इसमें बॉक्स के अंदर ये कोशिका का पुनर्निर्माण केंद्र कहलाता है। पुनः वापस बनाता कौन है? तो वो गोल्जी कोई इसको वापस से बना देता है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो ये अपन ने कोशिका के 3 भाग बनाए थे। ये कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। तो 2 भाग पढ़ लिए अपन ने। अब पढ़ेंगे अपन इसके बाद में केंद्रक, यानी सीधा तीसरा भाग पढ़ेंगे अपन इसका। चले दोस्तों, अब जो कोशिका का तीसरा अपन ने पार्ट बनाया था, वो तीसरा पार्ट आता है, उसे अपन देखते हैं दोस्तों। वो कहलाता है केंद्रक। ध्यान रखना है दोस्तों, केंद्रक, जिसे अपन न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, यानी केंद्रक। तो देखिए दोस्तों, केंद्रक कहाँ होता है? तो केंद्रक कोशिका के मध्य में होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो इसे अपन क्या कहते हैं? इसे अपन न्यूक्लियस भी कहते हैं। ये कोशिका के मध्य में होता है, इसलिए इसे कोशिका का सेंटर भी कहते हैं। साथ ही में ये कोशिका की संपूर्ण क्रियाओं पर, यानी कोशिका के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण रखता है। इसलिए इसे कोशिका का कंट्रोलर मैनेजर भी कहते हैं। यानी इससे पहले अपन ने गोल्जी को भी पढ़ा था, वो कोशिका का ट्रांसपोर्ट मैनेजर था, लाने ले जाने का। लेकिन ये कोशिका का कंट्रोल कर रहा है पूरी का, तो ये कोशिका का कंट्रोलर मैनेजर कहलाता है। साथ ही में अगर दोस्तों कोशिका केंद्रक को अगर क्षति पहुंच जाती है, नुकसान पहुंच जाता है, तो कोशिका मर जाती है। इसलिए कोशिका को अपन कोशिका का मस्तिष्क किसे कहेंगे? तो केंद्रक को कहेंगे। केंद्रक क्या करता है दोस्तों? तो केंद्रक कोशिका के अंदर राइबोसोम का निर्माण करता है, इसलिए राइबोसोम की फैक्ट्री भी केंद्रक को कहते हैं। साथ ही में दोस्तों केंद्रक क्या होता है? तो केंद्रक आनुवंशिक क्रियाओं का क्या होता है? आनुवंशिक क्रियाओं का भी मैनेजर होता है, कंट्रोलर होता है। यानी जितनी भी आनुवंशिक क्रियाएं होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में डीएनए, जीन, गुणसूत्र जाते हैं, वो केंद्रक के अंदर ही पाए जाते हैं। इसको भी अपने को ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, केंद्रक सबसे पहले इसकी खोज किसने की? तो खोज करता रहेगा दोस्तों इसका रॉबर्ट ब्राउन। कब की थी? 1831 में। ध्यान रखना है दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन 1831। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, ये है न्यूक्लियस कहलाता है।
न्यूक्लियस कहलाता है। न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? केंद्रक होता है हिंदी में, ये न्यूक्लियस कहलाता है। अगला पॉइंट देखें दोस्तों, अगला पॉइंट रहेगा, ये कोशिका के मध्य में पाया जाता है, इसलिए इसे कोशिका का सेंटर कहते हैं। ये कोशिका के मध्य में पाया जाता है, इसलिए यह सेंटर कहलाता है। सेंटर कहलाता है, कोशिका का सेंटर कहलाता है, ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें अगला कौन सा निकल के आएगा कि इसमें क्या होता है, ये कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, इसलिए कोशिका का क्या कहलाता है? कंट्रोलर मैनेजर। यह कोशिका की समस्त क्रियाओं को नियंत्रित करता है, इसलिए यह कोशिका का क्या कहलाता है? कंट्रोलर मैनेजर। कंट्रोलर मैनेजर कहलाता है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, ये कोशिका के अगर केंद्र को क्षति पहुंच जाती है, नुकसान पहुंच जाता है, चोट लग जाती है, तो पूरी कोशिका ही खत्म हो जाती है, तो यह कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है। अगर केंद्रक को क्षति पहुंचती है, तो कोशिका मर जाती है, इसलिए केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क यानी ब्रेन, मस्तिष्क कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, जितने भी राइबोसोम होता है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को। लेकिन राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहते हैं? केंद्रक को, क्योंकि राइबोसोम का निर्माण कौन करता है? केंद्रक करता है। केंद्रक को राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, जितनी भी आनुवांशिक क्रियाएं हैं, उन आनुवांशिक क्रियाओं का जनक भी किसे कहते हैं? केंद्रक को, क्योंकि केंद्र के अंदर ही डीएनए गुणसूत्र जीन होते हैं। यानी जो ये केंद्रक मान लो, ये केंद्रक, इसको बाहर निकाल के लेके आ गए और ये केंद्रक बना दिया। अब केंद्र के अंदर ही जीन, डीएनए, गुणसूत्र, ये सभी केंद्र के अंदर पाए जाते हैं। तो केंद्रक क्या हो गया? आनुवांशिकता का जनक हो गया। केंद्रक आनुवांशिक क्रियाओं का जनक होता है। तो दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, फिर अपन इसके बारे में, यानी केंद्र के अंदर क्या क्या पाया जाता है? डीएनए, गुणसूत्र, जीन, उनको तीनों को भी पढ़ लेते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों एक बार, न्यूक्लियस यानी केंद्रक खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। न्यूक्लियस भी कहते हैं, और ये कोशिका के मध्य में पाया जाता है, इसलिए इसे अपन सेंटर कहते हैं, ध्यान रखना, कोशिका का सेंटर। और ये कोशिका की समस्त क्रियाओं को नियंत्रित करता है, इसलिए कोशिका का क्या कहलाता है? कंट्रोलर मैनेजर कहलाता है। और अगर केंद्र को क्षति यानी नुकसान पहुंच जाता है तो कोशिका मर जाती है, इसलिए केंद्र को कोशिका का क्या कहते हैं? मस्तिष्क कहते हैं, ब्रेन कहते हैं। साथ ही में केंद्र को राइबोसोम की फैक्ट्री, ध्यान रखना है दोस्तों, केंद्र को राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं। लेकिन राइबोसोम की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। और केंद्रक आनुवांशिक क्रियाओं का क्या है? आनुवांशिक क्रियाओं का जनक भी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर अपन 5-4 मिनट की और इसके अंदर जो डीएनए जीन होते हैं उनको पढ़ लेते हैं अपन यहाँ पे। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपन यहाँ पे न्यूक्लियस यानी केंद्र के अंदर जो डीएनए पाया जाता है,
सॉरी केंद्रक के अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य के अंदर जो केंद्रक पाया जाता है, मान लो ये केंद्रक है, ये निकाल लिया केंद्र को बाहर ने, और अब इसके अंदर क्या क्या पाया जाएगा, तो केंद्र के अंदर एक तो डीएनए, एक जीन और एक गुणसूत्र, ये सब पाए जाते हैं केंद्र के अंदर ही। तो पहला इसमें से केंद्र के अंदर से पहला अंग निकाल के पढ़ेंगे, वो रहेगा डीएनए। डीएनए जिसे अपन फुल फॉर्म कहते हैं डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड या अम्ल। ध्यान रखना है दोस्तों, डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड या अम्ल के नाम से जानते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसकी खोज किसने की थी, तो सबसे पहले इसकी खोज करता, डीएनए की खोज करता कौन रहेगा दोस्तों, जोहन फ्रेडरिक मिसर। ध्यान रखना है दोस्तों, जोहन फ्रेडरिक मिसर। कब की थी, 1869 के अंदर। लेकिन इसका नामकरण किसने किया था भाई, डीएनए का नामकरण किसने किया था, तो जे क्रिस ने। नामकरण जे क्रिस द्वारा इसका नामकरण किया गया। अब देखिए दोस्तों, डीएनए क्या करता है, तो कोशिका के अंदर केंद्रक है, केंद्र के अंदर डीएनए पाया जा रहा है, तो डीएनए क्या करता है, समस्त आनुवंशिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। डीएनए समस्त आनुवंशिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। दोस्तों डीएनए कैसे पाया जाता है, डीएनए जोड़े में पाया जाता है, यानी डबल हेलिक्स मॉडल। जैसे मान लो डीएनए कैसे दिखता है दोस्तों, डीएनए ध्यान रखना ऐसा दिखता है, ये डीएनए का मॉडल है, इसे अपन डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं। ध्यान रखना, यानी डीएनए किसमें पाया जाता है, जोड़ों में, और इसके ऊपर ही ऐसे क्या लगे हुए होते हैं, जीन लगे हुए होते हैं, डीएनए के ऊपर ही जीन चिपके हुए होते हैं। ये गोले हैं, ये इसके ऊपर जीन है दोस्तों। तो जीन ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों को लेकर जाते हैं। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, वाटसन एंड क्रिक ने। ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा गया है। अगला देखिए दोस्तों, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक के द्वारा 1953 में दिया गया। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे 1953 में दिया। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, वाटसन और क्रिक 1953 में। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है दोस्तों। अब ये अपन ने डीएनए के बारे में पढ़ लिया, और डीएनए के ऊपर ही क्या पाई जाती है, जीन पाई जाती है। तो अब जीन पढ़ेंगे, लेकिन डीएनए के बारे में देखिए दोस्तों, खोजकर्ता कौन है, तो जोहान फ्रेडरिक मिसर खोज करता रहेंगे, और नामकरण जे क्रिस के द्वारा किया गया। और डीएनए की समस्त आनुवंशिक क्रियाओं का क्या है, नियंत्रण करता है। और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे डबल हेलिक्स मॉडल है, वो किसने दिया है, वाटसन और क्रिक ने 1953 में दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, डीएनए के ऊपर ये तो क्या है, डीएनए, और डीएनए के ऊपर ये डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, जीन। तो डीएनए के ऊपर ही जीन पाई जाती है। तो अगला पॉइंट रहेगा, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे जीन, यानी अपन केंद्र के अंदर पढ़ रहे हैं, केंद्र के अंदर पहला पॉइंट निकाल के पढ़ लिया डीएनए, दूसरा पढ़ेंगे अपन जीन। अब देखिए दोस्तों, जीन खोज करता विलियम जॉनसन रहेगा, जीन के खोज करता विलियम जॉनसन, और जीन ही आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाता है। इसके बारे में देखिए दोस्तों, जीन के बारे में, तो खोज करता रहेगा यहाँ पे दोस्तों विलियम जॉनसन। जीन ही आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजता है। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, आशा और उम्मीद करता हूँ आपको
कि क्लास पसंद भी आई होगी, अच्छी भी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। दोस्तों क्लास समझ में आई है, पसंद आई है, अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर और लाइक जरूर करिए एक बार। और अपन ने यहाँ पे 3 क्लासों के माध्यम से पूरी कोशिका को कंप्लीट कर लिया है। इससे बाहर प्रश्न आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। और बचा हुआ क्वेश्चन है कोशिका से संबंधित, वो अपन MCQ जो शाम को प्रश्नोत्तरी लाती है उसमें शामिल कर लेंगे। तो इस प्रकार टोटल कोशिका से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, 2 प्रश्न आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे 3 क्लासों में। तो तीनों क्लासों को आप आराम से एक बार रिपीट करके वापस से देख ले। तो क्लास पसंद आई है तो दोस्तों क्लास को शेयर और लाइक कर दे। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।